प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा आपका हिंदी साहित्य के इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें एक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है और उस पाठ्य पुस्तक का नाम है प्राचीन काव्य, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल के 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिसके आरंभिक 7 कवियों की कविताओं का हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है और हाल ही की 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से हमने 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं आपका 8वां अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी का, जिसमें पद्मावत का एक पूरा का पूरा सर्ग आपके 15 पदों का दिया हुआ है नागमती वियोग वर्णन खंड से शीर्षक से, जिसमें राजा रत्नसेन चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की पत्नी नागमती के वियोग वर्णन का मार्मिक वर्णन किया गया है। यहाँ हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पद नंबर 4 तक हम अध्ययन कर चुके थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम 5वें पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। 5वां और 6ठा पद, 2 पदों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। मैंने पूर्व में भी बताया, ये भाषा जो है वो लौकिक अवधी भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है और आरंभ की जो 6-7 पंक्तियाँ हैं वो चौपाई छंद में रचित हैं और प्रत्येक छंद के अंत में एक दोहा छंद भी दिया हुआ है। तो दोहा चौपाई शैली में ये पद्मावत महाकाव्य लिखा हुआ एक प्रबंध काव्य है और जायसी जो है भक्ति काल की प्रेम मार्गी एवं सूफी काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं 5वें पद से। यहाँ मैंने पूर्व की ऑनलाइन कक्षा में भी ये बताया था कि ये 12 मासा प्रकृति वर्णन के साथ नागमती का वियोग वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने जो अभी हाल ही में पढ़ा आषाढ़ का महीना चौथा जो पद था, आषाढ़ के महीने से आरंभ हो रहा था और आषाढ़ के बाद अब सावन के महीने से आरंभ हो रहा है। हिंदी के जो संवत के जो महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, तो इस तरह से जो महीने चलते हैं तो वर्षा ऋतु आरंभ होते हैं आषाढ़ के महीने से और आषाढ़ के महीने से ये ऋतु वर्णन आरंभ किया है कवि ने यहाँ इस पद में, इस सर्ग में। तो देखिए हम सावन के महीने से दूसरे महीना जो सावन का आरंभ होता है उसको देख रहे हैं। इसी तरह से 12 महीने की ऋतुओं के आधार पर नागमती का वियोग वर्णन यहाँ किया गया है। तो पहली पंक्ति ये है, सावन बरस में अति पानी, यानी सावन का महीना जैसे लगता है तो सावन में वर्षा ऋतु एक तरह से वर्षा का पानी बहुत अधिक बरस जाता है, चारों ओर घनघोर वर्षाएं होती है, फव्वारे चलते हैं। सावन का महीना एक तरह से विवाहित स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए भी बहुत उत्तम माना गया, बहुत सरस माना गया है। प्रकृति सरसता से युक्त हो जाती है। सभी स्त्री और पुरुष परिवार के साथ पिकनिक आदि का आनंद भी इसी में लेते हैं और जो नई नवेली जो दुल्हनें हैं वो भी अपने पीहर में आ जाती हैं और कई तरह के तीज त्यौहार इस महीने में आते हैं। तो देखिए हम आरंभ करते हैं। सावन बरस यानी सावन का महीना बरस रहा है। मह यानी मेघ बादल, अति पानी और घनघोर वर्षा के कारण पृथ्वी तल पर पानी ही पानी हो गया है। भरनी परी यानी धरती जो है जल से भरी हुई पड़ी है। हो वीरे जुरानी यानी एक तरफ सावन के महीने में लगातार वर्षा की जड़ी लगी हुई है, दूसरी ओर नागमती कह रही है कि मैं वियोग वेदना के कारण सूख रही हूँ। यह विरोधाभास अलंकार, सूखना वियोग वेदना के कारण सूखना है, जबकि धरती पर चारों ओर जल ही जल नजर आ रहा है। लाग पुनर्वसु पीव ने देखा, यानी पुनर्वसु नक्षत्र भी लग चुका है, लेकिन नागमती कह रही है कि अब तक मैंने प्रियतम के दर्शन नहीं किए हैं, मेरे प्रियतम अब तक लौट करके नहीं आए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र भी लग चुका है। भई बावरी, उनके नहीं आने के कारण मैं बावली होकर के जी रही हूँ। कहें कंत सरेका यानी समझदार, मेरे स्वामी कहाँ हैं, मेरे समझदार पतिदेव कहाँ हैं, उनके बिना मैं बावली होकर के मैं जी रही हूँ, उनके दर्शन मुझे आज तक नहीं हुए हैं। और उनकी वियोग वेदना
असह्य वियोग वेदना के कारण वो सावन के महीने की असह्य अत्यंत मार्मिकता के साथ कवि यहाँ चित्रित करते हुए कह रहे हैं, रकत के आंसू पर ही भुई टूटी। यानी ऐसे ही वियोग वेदना के कारण जो आंसू वो गिरा रही है, रुदन के आंसू, तो वो खून के आंसू गिर रहे हैं। ऐसे ही पीड़ा के कारण खून के आंसू निकल रहे हैं। तो रकत के आंसू, रकत यानी रक्त के, खून के आंसू टूट टूट करके नीचे पृथ्वी पे गिर रहे हैं। परई भुई टूटी, यानी कहने का तात्पर्य भूमि पर टूट 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 के लाल रंग की रक्त की बूंदें गिर रही है। रेंगी चली जस बहुत वीर बहुटी, और उससे रेंगने लग गए हैं लाल रंग की कीड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सब जगह हम श्रावण के महीने में हम ये देखते हैं खेतों वगैरह में लाल रंग के कीड़े, जिन्हें हम सावन की डोकरी के नाम से पुकारते हैं, और वह लाल रंग के कीड़े रेंगने लगते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहाँ कवि ने संभावना व्यक्त की है कि मानो वे लाल रंग के कीड़े यहाँ नागमती के रक्त के आंसू गिरने के कारण वो लाल रंग के कीड़ों ने जन्म ले लिया है। बहुत अच्छी कल्पना कवि ने यहाँ की है। सकिन रचा पीव संग हिंडोला, और इस सावन के महीने में नागमती कह रही है कि मेरी सभी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ में झूले डाले हैं, और झूलों में वो हिंडोला झूल रही है, झूले झूल रही है। हरी हरी भूमि, और चारों ओर भूमि जो है, पृथ्वी जो है, उसके ऊपर हरियाली छा गई है। पेड़ पौधों पर हरी हरी पत्तियाँ आ चुकी है, यानी वर्षा के कारण घास पात सभी उग गए हैं। प्यासी धरती तृप्त हो गई है, और जल का आश्रय पा करके सारे बीज जो है वो अंकुरित हो गए हैं। धरती पर हरियाली छा गई है। कुसुम्बी चोला, कुसुम्बी यानी लाल रंग के वस्त्र पहन करके मनोरम दृश्य, पिकनिक का दृश्य हो रहा है, और सारी सखियां अपने अपने प्रियतमों के साथ में झूले झूल रही है। लाल रंग के वस्त्रों में अत्यधिक सुंदर लग रही है। मैं किसके साथ झूला झूलूं, मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है। तो अगली पंक्ति देखिए, हिये हिंडोल अस डोले मोरा, अर्थात मेरा हृदय हिंडोले की भांति डोल रहा है। कभी आशा, कभी निराशा, हताशा में, वियोग वेदना में, कभी मैं आहें भर रही हूँ, निश्वासें छोड़ रही हूँ, तो मेरा हृदय डोल रहा है। हृदय में कंपन हो रही कि मेरे प्रियतम इस सावन के महीने में सरस मादक वातावरण में वो लौट करके क्यों नहीं आए। वीरे जुलाई दे जगजोरा, और ये वियोग वेदना मुझे झुलस रही है। वियोग की आग में मैं झुलस रही हूँ, मुझे झकझोर रही है, ये मुझे समाप्त कर देगी। ऐसे ही पीड़ा को मैं अब सहन नहीं कर पा रही हूँ। बाट असूज अथा गंभीरी, बाट असूज अथा गंभीर, जीव बाउर भा भीरे भंगीरी। यानी बाट असूज, अर्थात कहने का तात्पर्य मार्ग रास्ता अब मुझे दिखाई देना बंद हो गया है, अर्थात मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। मार्ग का इंतजार करते करते जिस मार्ग से वो लौट के प्रीतम गए थे, उसी मार्ग से वो लौट करके आने वाले हैं। मैंने पलकें बिछाए रखी, लेकिन अब मुझे दिखाई देना भी कम दिखाई देने लग गया है। अथा, अथा यानी जिसकी कोई था नहीं, गंभीर यानी गंभीर, अर्थात रास्ता मेरे लिए बड़ा गंभीर हो गया, दिखाई देना भी बड़ा गंभीर हो गया है। जीव बाउर, इसलिए मैं बावली होकर के जी रही हूँ। भाप फिरे भंभीरी, और जिस मार्ग पर अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, तो एक तरह से वहाँ पर भंभीरी नामक जो कीड़ा है वो भन भनन भनन कर रहा है, भन भन की आवाज़। भंभीरी कहते हैं एक तरह से कसारी को, जो घने अंधेरे में घास फूस में छिपी हुई भन 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 की आवाज़ कर रही है। उसी तरह से नागमती का जो हृदय है उसमें भी भनन भनन की आवाज़ हो रही है। मार्ग उसे दिखाई देना बंद हो गया, और एक तरफ वियोग वेदना उसको झुला रही है, दूसरी तरफ सरस सावन का मादक महीना है। बिना प्रियतम के एक तरह से उसका जीवन जीना हराम हो गया है। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, यानी नागमती यहाँ कह रही है कि सारा संसार जलमग्न है। बूढ़ियन डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ है। जहाँ लगी ताकी, जहाँ लगी यानी जहाँ तक, ताकि यानी दिखाई दे रहा है, यानी जहाँ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वहाँ वहाँ तक सारा संसार जलमग्न है। मोर नाव खेवक बिनु थाकी, और मेरी नैया जो है जीवन रूपी नैया, ये बिना खेवक यानी खेवक प्रियतम, मेरी नैया को खेने वाले जो प्रियतम हैं उसके न रहने से मेरा जीवन स्थिर हो चुका है, जीवन ठहर चुका है। मेरे जीवन में कोई आमोद प्रमोद नहीं, जबकि बाकी जो सखियाँ इस सावन के मादक वातावरण में अपने अपने प्रियतमों के साथ में सावन के महीने में वो झूले झूल रही है, लाल रंग के वस्त्र पहन करके।
अगली पंक्तियाँ देखिए, पर्वत समुद्र अगम बीच, हे प्रियतम आपके और मेरे बीच में कई पर्वत है, कई समुद्र हैं, अगम्य पर्वत अगम्य सागर दोनों के बीच में आए हुए मैं कैसे आपके पास आकर के मिलूं, आना असंभव है। बियड़ बन ढाक, बियड़ भूमि यानी जंगल ही जंगल है, ढाक के वन है, ढाक यानी आपकी ग्रामीण बोली में खाखरा जिसको बोलते हैं, केसूला या खाकरा, और वैसे शुद्ध हिंदी में प्लास के वन, ढाक के वन जिन्हें जंगल की आग कहा जाता है। तो हे प्रियतम आपके और मेरे बीच में कहीं जंगल वन के यानी ढाक के वन के जंगल हैं, और पर्वत और समुद्र दुर्गम्य पर्वत समुद्र आपके बीच में मैं कैसे आपसे आकर के मिलूं। किमी के भेंटो कंत तुम्हें, हे प्रियतम किमी यानी कैसे, भेंटो यानी मिलन करूं, कंत यानी स्वामी, तुम्हें यानी तुम्हें, हे प्रियतम कैसे मैं आकर के तुमसे मिलूं, मेरा मिलना असंभव है। ना मोई पाँव ना पाँख, अर्थात मेरे पाँव अब भी चलने में असमर्थ है, मैं इतनी वियोग वेदना में क्षीण दुर्बल कृशकाय हो चुकी हूँ, और पशु पक्षियों की तरह मेरे पंख भी नहीं है कि मैं उड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो यहाँ वह अपनी असमर्थता व्यक्त करती है। ऐसे ही और मार्मिक वेदना का चित्रण जैसे ने यहाँ किया है। अगले पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भादो, दूबर अति भारी, भादो यानी भाद्रपद का महीना लग गया है, और भाद्रपद का महीने में घनी काली अंधेरी रातें होती हैं। तो दोपहर अर्थात इन घनी अंधेरी रातों को बिताना मेरे लिए अत्यधिक कठिन हो गया है, अति भारी। कैसे भरो रेनी अंधियारी, कैसे भरो, भरो यानी पूर्ण करूं, रेनी यानी रातें, अंधियारी अर्थात इन भाद्रपद महीने की घनी अंधेरी रातों को मैं अकेली कैसे पूर्ण करूं, कैसे बिताऊं, मेरे लिए समय बिताना मुश्किल हो गया है। मंदिर सून पीव अनते बसा, मंदिर सून, सून यानी सुना, अर्थात मेरा घर मेरे प्रियतम के बिना में सूना है, सुनसान है। पीव अनते बसा, अनते अन्यत्र, मेरे प्रियतम जो है अन्यत्र जाकर के निवास कर रहे हैं, अन्य स्त्री यानी पद्मावती के पास जाकर के रह रहे हैं। सेज नागिनी, और जो मेरी सोने की जो नई सैया पलंग जो है वो नागिनी की भांति बार बार मुझे डस रही है। तो जैसे ही वो अपने पलंग पे जाती है, अपनी सैया पे जाती है, तो प्रियतम की यादें ताज़ा हो जाती है, इसलिए वो डसने की भांति उसको कष्ट दे रही है। रहो अकेली गहें एक पार्टी, वो कह रही कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, बस एक किनारे पे एक कोने में पड़ी रहती हूँ, और प्रीतम की याद में रुदन करती हूँ, सिसकियाँ भरती हूँ। नैन पसारी मरो हिये फाटी, नैन पसार पर नेत्र फैला फैला करके मैं देखती हूँ कि प्रियतम आ रहे हैं, प्रियतम आ रहे हैं, लेकिन बार बार निराश होना पड़ रहा है, और इस ऐसे ही वेदना के कारण हृदय फटा जा रहा है। चमकी बीजू गन गर्जी तरासा, और भाद्रपद के महीने में घनी अंधेरी रातों में आकाश में जो बादलों की घटाएं छाई हुई है, बादल गर्जना कर रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, और इन बिजलियों की चमक से, बादलों की गर्जना से नागमती डरी जा रही है, यानी बिजलियां और बादल उसको डरा रहे हैं। वीरे काल होई जीव गरासा, और ये वियोग वेदना मेरे लिए मृत्यु बन के आ रही है, एक तरह से जीव गरासा, मेरे जीव को ग्रस रही है, जीव को पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है, यानी वियोग वेदना से प्राण संकट में हैं। ऐसे ही वेदना बरसे मग्गा झकोरी झकोरी, नागमती यहाँ कह रही है कि भाद्रपद के महीने में जो बादल हैं वो झकोर झकोर करके मूसलाधार रूप में अत्यंत प्रबल वेग के साथ में पृथ्वी तल पर बरस रहे हैं। मोर दुई नैन चुए जसोरी, और मैं वियोग वेदना में इस तरह से अश्रु प्रवाहित कर रही हूँ जैसे तालाब या तालाब की जैसे दो मोरी खोल दी गई हो, दो गेट खोल दी गई हो, इस तरह से लगातार अश्रु वर्षण मेरे नेत्रों से हो रहा है। एक तरफ आकाश मार्ग से लगातार जल वर्षण हो रहा है, और इस ऐसे ही वेदना में मेरे अश्रुधारा भी दो मोरियों की तरह हो रही है। धनी सूखे भरे भादो महा, धनी यानी प्रेयसी नागमती, सूखे भरे भादो माह यानी पूरी पृथ्वी पर भाद्रपद के महीने में जल ही जल भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ नागमती जो है प्रियतम के वियोग में सूखी जा रही है। अबू ने आहनी सींचेनी नहा, अबू ने, हे प्रियतम अब तो तुम आ जाओ, अब तक आए क्यों नहीं, अब तो तुम आ जाओ, इंतजार की हद हो गई है। सींचेनी नहा, अर्थात इस सूख रही नागमती के इस शरीर को पुनः प्रेम जल से सींच दो, अर्थात तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तरस रही हूँ, तुम पुनः आकर के इस सूख रही उजड़ चुके इस जीवन को तुम पुनः
आकर के सींच दो ताकि ये पुनः प्रसंचित हो जाए, पुनः हरा भरा हो जाए। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, यानी पूर्वा नक्षत्र भी लग चुका है। धरती जल से, पूर्व फाल्गुनी बोलते हैं इसको, धरती पूरी जल से परिपूर्ण हो चुकी है। आग जवास भई जस जूरी, यानी आग के पौधे और जवास की जो पौधे होते हैं वर्षा ऋतु में एक तरह से इनकी पत्ते झड़ जाते हैं और ये ठूंठ हो जाते हैं। उसी तरह से नागमती केरी की इन दोनों की तरह मैं भी पूरी तरह से जुड़ चुकी हूँ, यानी उजड़ चुकी हूँ। मेरे जीवन से भी आमोद प्रमोद सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री सब से मैं हीन हो चुकी हूँ, यानी मैं पूरी तरह से सौंदर्यहीन हो चुकी हूँ। जल थल भरे अपूर्व सब, यानी वो नागमती केरी की जल थल, थल जो है पूरी, यानी पृथ्वी तल जो है जल से परिपूर्ण हो गया है। अत्यधिक जल वर्षा हो चुकी है भाद्रपद के महीने में। धरती गगन मिली एक, ऐसा लगता है कि धरती और आकाश दोनों का मिलन हो गया है। आकाश जो है धरती पर प्रेम प्रेम वर्षा, जल वर्षा कर लगातार किए जा रहा है, इसलिए दोनों का मिलन हो गया है। धनी जौबन अवगाह में है, धनी यानी प्रेयसी, जौवन यानी यौवन, अवगाह यानी डूब रही है, यानी इस यौवन के आगमन से इस युवावस्था में, यानी यौवन रूपी अगाध जल में नागमती डूबी जा रही है और इसमें डूबते हुए को अब तिनके का सहारे की आवश्यकता है। दे बूढ़त पीऊ, बूढ़त बूढ़त यानी डूबते हुए को पीऊ, हे प्रीतम इस डूबती हुई को तुम बचा लो, इसके जीवन का नामो निशान मिट जाएगा, ये वियोग वेदना में डूब करके अब मर जाएगी। हे प्रीतम तुम शीघ्र लौट आओ और इस डूबती हुई को ढाढ़स बंधाओ, इससे धैर्य बंधाओ, इससे दर्शन दो, इसके जीवन में पुनः खुशियाँ ला दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में हमने इन दो पदों का विस्तार से अभी अध्ययन किया और नागमती की वियोग वेदना का मार्मिक वर्णन यहाँ जायसी ने प्रस्तुत किया है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम 7वें पद और 8वें पद को पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि पहली बार आप इन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें, इन्हें लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।